हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे फोर्थ लेक्चर, जिसमें रेस्पायरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने न्यूट्रिशन के सारे टॉपिक के बारे में क्लियर किया था। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है रेस्पायरेशन। ओके, पार्ट 4 है ये। जिन लोगों ने अभी तक ये थर्ड पार्ट नहीं देखा होगा फर्स्ट सेकंड, तो वो लोग फिर से उसे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, व्हाट इज़ रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन क्या होता है? चलिए देखिए यहाँ पे, respiration is the catabolic process in which organic food is oxidized into releasing energy। चलिए देखिए, जब मैंने इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कैटाबोलिक और एनाबोलिक के बारे में। ठीक है, कैटाबोलिक किसी को याद है? कैटाबोलिक सबको पता होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं, बताएगा कोई? बताइए। ओके, तो कैटाबोलिक जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस चेंज इनटू सिंपलर सबस्टेंस। ठीक है, याद कर लेंगे जिन लोगों ने, सभी को लर्न होगा वैसे। ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस उसे कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस चेंज इनटू सिंपलर सबस्टेंस। ठीक है, उसका एग्जाम लाइक बताया था मैंने, ये रेस्पायरेशन वहाँ पे पढ़ाया भी था। ठीक, इसमें होता क्या है कि कोई चीज़ हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, उसका रिलीजिंग करते हैं ना हम लोग। ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक फूड ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड को हम खाने के बाद उससे रिलीज जो एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं उसे हम रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में फ़र्क होता है। कभी आप ब्रीथिंग की डिफिनेशन इसमें मत बताइएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, फ़र्क होता है, बताया जाएगा ब्रीथिंग क्या होता है, अभी नीचे हम आपको बताएंगे। लेकिन रेस्पायरेशन की डिफिनेशन आप यहाँ लर्न कर लीजिए। द एनर्जी वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड दैट रिलीजिंग। ठीक है, द एनर्जी विच वी ऑब्टेन बाय द फूड एंड व्हेन वी रिलीज, जिस प्रोसेस में हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। जो रिलीज़ होता है एनर्जी, उसी को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है नीचे इससे लर्न कर लेगा कि फूड और ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फूड हम लेते हैं। ठीक है, फूड लेने के बाद हम CO2 रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं, और क्या रिलीज़ करते हैं? एनर्जी, यानी कि रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। यहाँ से लर्न हो जाएगा आप लोग को। फूड से क्या रिलीज़ होता है? एनर्जी। रुक जाइए, देखिए, फूड से क्या रिलीज होता है? एनर्जी। इसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। द रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस बाय विच रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ओके, चलिए सबको रेस्पायरेशन की डिफिनेशन आ गई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एग्जांपल भी एक अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज है, फूड है एक तरीके से, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और हमें रिलीज़ कर रहे हैं CO2, H2 एंड एनर्जी। अपने कॉपी में एज यूजुअल इस तरीके से नोट्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और हम रिलीज़ कर रहे हैं CO2, H2O देन एनर्जी। यही बस मेन हमारा है कि हम ग्लूकोज जो है फूड से जो रिलीज़ करते हैं एनर्जी, उसी को रेस्पायर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। किसकी बात करते हैं? ब्रीथिंग। व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग आ गया। ठीक है, बहुत बच्चे से हमने पूछा रेस्पायरेशन, तो ब्रीथिंग की डिफिनेशन कुछ बच्चे बताने लगते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग बता देते हैं रेस्पायरेशन में, ऐसे थोड़ा ठीक है रॉन्ग हो जाता है। तो ब्रीथिंग यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे आज। ठीक है, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज CO2 इन द इज कॉल्ड ब्रीथिंग। देखिए, जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं एयर में से। एयर से क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं CO2। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। उस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं, और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एयर, फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग CO2 इन द इज कॉल्ड, बोल देंगे ब्रीथिंग। ओके, चलिए ब्रीथिंग की डिफिनेशन सबको आ गया। ठीक है, एक बार नहीं आया तो आप फिर से समझ लीजिए कि ब्रीथिंग की डिफिनेशन है कि ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजिंग CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि फूड से जो एनर्जी हम लेते हैं और जो रिलीज़ कर देते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। लेकिन ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। ओके, चलिए फर्स्ट डिफरेंस भी यही है इसका। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस यही है इसका, लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। फर्स्ट डिफरेंस बता दिया मैं आपको, यहाँ से ये भी डिफिनेशन आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड देखिए, लिखा है ना, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। कौन फिजिकल प्रोसेस है? आप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रीथिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पायरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पायरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब पूछा जाता है कहीं पे कि ब्रीथिंग रेस्पायरेशन किस टाइप का है, फिजिकल है कि बायोकेमिकल, तो आप क्या बताएंगे? फिजिकल प्रोसेस बताएंगे। और
रेस्पायरेशन को बताएंगे बायोकेमिकल। ओके, एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट, एनर्जी का यूज़ होता है ब्रीथिंग मूवमेंट में, ठीक है, एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट, बट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म लर्न कर लेंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अभी आगे हम लोग को इसमें रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं, उसमें और बता देंगे। यहाँ पे फिलहाल लर्न कर लेंगे एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी कहीं पे रहेगा तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ओके, चलिए, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एटीपी की फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का यूज्ड होता है, एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट, ब्रीथिंग मूवमेंट में एनर्जी का यूज्ड होता है और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। चलिए, फोर्थ डिफरेंस देखिए ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। लेकिन रेस्पायरेशन जो होती है सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन जो होती है सेल्स के अंदर होते हैं। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द, लिखा ना, टेक प्लेस इनसाइड द सेल, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं, मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, बट ये क्या होते हैं, इनसाइड द सेल्स। चलिए, ये फोर्थ डिफरेंस मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आप इस तरीके से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे, ठीक है, लर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ गया है, ठीक है, बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखिए, ग्लूकोज लिखा हुआ है तो देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट आप सबके बुक में, कोई भी बुक आप लिए होंगे, सारे बुक में ये रिएक्शन आप रेस्पायरेशन जब ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको। चलिए देखिए, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस जब इसका हम कराएंगे तो ये पायरुवेट बनेगा, ठीक है, ऐसे लर्न करेंगे। द ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस होगा तो पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट के कार्बन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, ठीक। अब यहाँ से जब पायरुवेट से क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब इसे हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे, ठीक है, तो एथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा, CO2 फॉर्मेशन करेगा और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वॉलेंट्री मोशंस, ठीक है, तो उस समय लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मेशन करता है और एनर्जी का, ठीक है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे इसमें 3 तरीके, तो 3 लिखा हुआ है ना, 3 पॉइंट, ये कॉमन है, इतना चीज़ तीनों के लिए कॉमन है। बट यहाँ पे पायरुवेट से अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक, रेस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, अभी आगे हम बताएंगे, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। एनारोबिक में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक का रिएक्शन लिखना होगा तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस कराएंगे तो पायरुवेट, देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर एथेनॉल बना देंगे, C2H5OH फार्मूला होता है, एथेनॉल का फार्मूला सभी लोग लिखेंगे C2H5OH, ओके, और CO2 बन गया और एनर्जी रिलीज हो गई। चलिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वॉलेंट्री मसल्स लिखा है, ये लिखा हुआ है ना कि कभी कभी जो रनर्स होते हैं, दौड़ते हैं, जब फास्ट मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके मसल्स में अचानक से पेन आ जाता है, ठीक है, तो देखते हैं ना कि दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, तो उसमें क्या करते हैं कि गर्म पानी से वगैरह से धोते हैं, तो उसमें रिलैक्स हमें मिलता है, ठीक। तो उस समय एनारोबिक कंडीशन में वो चला जाता है जो सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे लैक्टिक का एसिड और एनर्जी का, ठीक है। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो जाए, यानी कि एरोबिक कंडीशन की बात हो, तो बताएंगे CO2 प्रेजेंस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन बहुत ईजी है, आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा। मुझे ऐसे याद है ये कि व्हेन glucose convert into pyruvate by the process of glycolysis, and when in the absence of oxygen, absence of it means anaerobic condition, then produce ethanol, CO2 and energy, ओके, रिलीज होता है ये। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एरोबिक में ये, ठीक है, लर्न हो गया सबको, CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। चलिए, ये दिया चार्ट है, ब्रेक लिखा ना चार्ट यहाँ पे, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ, ये चार्ट था, मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पायरेशन एंड सेकेंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बट एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंडीशन है, ठीक है। इसमें प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट बहुत इजी डिफरेंस है इसका कि एरोबिक कंडीशन जो होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक कंडीशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सेकेंड पॉइंट, द एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर। देखिए, आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन में मैंने बताया था ये ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे नहीं तो ऊपर देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको ऊपर, देखिए यार,
दिखा ना यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको, CO2 वाटर दिख रहा है सबको, इसमें एथेनॉल दिख रहा है और CO2 दिख रहा है और एनर्जी दिख रहा है, दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो एरोबिक में क्या है, एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक CO2 एंड वाटर, ठीक है। लेकिन इन एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक, ये एनारोबिक पढ़ रहे हैं, ये एरोबिक पढ़ रहे हैं, भूल मत जाइएगा, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, आप ऊपर आके देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, एनारोबिक कंडीशन तो यही है। एनारोबिक कंडीशन देखिए, ग्लूकोज का पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट, देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रिएक्शन, ठीक है, ईस्ट में होता है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद एथेनॉल बना, एथेनॉल का फार्मूला मैंने बताया था C2H5OH, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है, ये यहाँ से वही नीचे लिख के दिया है, ठीक है। तो यही इसका एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, एथेनॉल, देखिए C2H5OH, और ये जो आगे 2 लगा हुआ है ये सब बैलेंस करने के लिए, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जब हम बताएंगे आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे, ठीक है। और देखिए रिलीजिंग, इसका एंड प्रोडक्ट ये है और इसका एंड प्रोडक्ट ये है। 2 डिफरेंस लर्न हो गया। पहला तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एरोबिक का जो होता है एंड प्रोडक्ट जो CO2 और H2O है, इसका एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, थर्ड डिफरेंस, ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन। एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। चलिए, फोर्थ देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। देखिए, एरोबिक में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एरोबिक रेस्पायरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होता है, बट एनारोबिक रेस्पायरेशन में स्मॉल अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक। चलिए, एरोबिक में फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं, इट अकर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिक। एरोबिक रेस्पायरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, बट एनारोबिक रेस्पायरेशन अकर्स ओनली बैक्टीरिया एंड ईस्ट, बैक्टीरिया और ईस्ट में ही जो होता है एनारोबिक कंडीशन होती है। चलिए, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है। रेस्पायरेशन की मैंने डिफिनीशन बताया, रिएक्शन बताया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। टाइप्स मैंने बताया, देख सकते हैं आप लोग। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल और CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 एंड वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चार्ट मैंने डिफरेंस सब कुछ बताया। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पायरेशन के बारे में देखते हैं कैसे होता है प्लांट में रेस्पायर। प्लांट भी तो रेस्पायर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं उसकी बारे में हम देखते हैं, ठीक है। प्लांट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। प्लांट के पास कोई वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे पास नोज़ है, लंग्स, इसके थ्रू हम नोज़ से हम लेते हैं सांस, तो जाते हैं लंग्स में भी, हम आके बताएंगे आपको। उनके पास लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि वो ठीक है। द गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन सेवरल वेज। जो प्लांट्स का जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो एनिमल से कई तरीके से मतलब वो अलग है, एकदम अलग है, ठीक है। एनिमल्स का जो गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो प्लांट्स का जो होता है वो एकदम डिफर एक दूसरे से। चलिए, अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट और एनिमल। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। द प्लांट्स डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड इस रेस्पायरेटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई भी एक स्पेशली रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, बट एनिमल हैव एन ऑर्गेनाइज्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम। बट एनिमल्स के पास क्या है, एक रेस्पायरेटरी सिस्टम, स्पेशल रेस्पायरेटरी सिस्टम दे रखे हैं, वो होता है, और प्लांट्स के पास नहीं होता है। चलिए, सेकंड डिफरेंस देखते हैं हम। सेकंड डिफरेंस किसमें देखना है आपको, देख सकते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट और रेस्पायरेशन इन एनिमल। चलो, इन प्लांट्स देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैस। प्लांट्स में बहुत कम रेस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, बट एनिमल रेस्पायरेटरी गैसेस आर यूजली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल। एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस लिखा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल। रेस्पायरेटरी गैसेस जो होते हैं काफ़ी दूर, काफ़ी लंबे, मतलब कह सकते हैं दूरी इसमें ज़्यादा तय करती हैं इसमें, ठीक है। एनिमल्स के अंदर इनसाइड बॉडी के अंदर जो होती हैं ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत लिटिल ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल। 2 डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस देखते हैं कि द रेस्पायरेशन इन प्लांट अकर एट द स्लो रेट, ठीक है। प्लांट में जो रेस्पायरेशन होता है वो स्लो रेट होता है, किनके अपेक्षा,
एनिमल्स की अपेक्षा। एनिमल्स में जो रेस्पायरेशन होता है मच फास्टर, यानी कि आपको ये 3 इस साइड का लर्न करेंगे, इसका अपोजिट आपको बताना है। इसके पास कोई अपोजिट आपको लर्न करना है डिफरेंस में। इसके पास कोई रेस्पायरेटरी स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, इनके पास होते हैं। इनमें सेकंड वाले में कह रहा है कि इसमें जो होता है लिटिल अमाउंट में गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसमें लॉन्ग अमाउंट में लार्ज डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ठीक है। इसमें थर्ड डिफरेंस जो है इसमें क्या होता है, स्लो रेट। द रेस्पायरेशन इन प्लांट अकर्स एट स्लो रेट में रेस्पायरेशन होता है, लेकिन इसमें फास्टर रेट में होता है। चलिए, प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। डिफ्यूजन आप सभी को पता होगा, ठीक है। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर बट दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम। देखिए, प्लांट्स जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन क्या लार्ज सरफेस एरिया इन कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। उसकी वॉल्यूम की अपेक्षा जो है उसका क्या है, लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है। सो डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट और रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसी के कारण जो होता है डिफ्यूज़न ही जो होते हैं उससे हर प्लांट के हर सेल्स में जहाँ जहाँ पे उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है ये। देखिए, सेकेंड है डिफ्यूज़न अकर सेपरेटली इन द लीव्स स्टेम एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। डिफ्यूज़न जो होता है अलग अलग, लीव्स में भी अलग तरीके से, स्टेम में, रूट्स में। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिस्पायर करते हैं वो कैसे लीव्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं प्लांट्स, और स्टेम के थ्रू रिस्पायर करते हैं, रूट्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। डिफ्यूज़न जो होता है प्लांट्स में, ठीक है, रिस्पायर कैसे करते हैं, लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और रूट्स के थ्रू, ठीक है। रूट्स के थ्रू कैसे करते हैं? रूट्स के थ्रू उनके रूट्स में क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स में ऐसे एयर स्पेस होता है, ठीक है। एयर स्पेस होता है जिनके थ्रू ये रूट हेयर जो होते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ से, ठीक है। और लीव्स में क्या होता है, लीव्स में जो होते हैं आप छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनकी हेल्प से ये करते हैं। अभी हम आगे आपको बताते हैं। स्टेम में क्या होता है कि बार्क होता है, ठीक है, बार्क उनका, ठीक है। बार्क की हेल्प से अभी हम आपको दिखाते हैं आगे, ठीक है। चलिए, रेस्पायरेशन रूट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, रेस्पायरेशन इन रूट। चलिए, एयर इन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल। रूट्स में अभी हमने आपको बताया कि रूट जो होते हैं प्लांट का इस तरीके का रूट होगा नीचे ऐसे ऐसे, और रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट हेयर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए, लिखा ना कि द रूट्स ऑफ प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। देखिए, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से, डिफ्यूज़न ये देखिए सॉइल, ये आपका रूट मान लीजिए, ठीक है। ये रूट हेयर हमने बना दिया, इनके बीच में ऐसे ऐसे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल ये आपको दिख रहा होगा सबको, सॉइल पार्टिकल, और ये मान ले, ठीक है, सॉइल पार्टिकल, इनके बीच में एयर होता है, और ये एयर जो होते हैं रूट हेयर इसे एब्जॉर्ब करते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू। देखा लिखा है यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। कैसे, किस प्रोसेस से? डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। जो एयर प्रेजेंट होता है उनके बीच में, सॉइल पार्टिकल के बीच में, वो उसे क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो उससे से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन स्टेम। स्टेम के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, मैंने बताया ना, रेस्पायरेटरी में स्टेम के थ्रू करते हैं। फर्स्ट रूट के थ्रू, सेकंड स्टेम के थ्रू, और थर्ड किसके थ्रू बताया था? थर्ड मैंने आप लोगों को बताइए, बार्क के थ्रू, ठीक है। चलिए, देखिए, तो द स्टेम्स ऑफ हर्बियस प्लांट हैव स्टोमेटा, सो दे एक्सचेंज द रेस्पायरेटरी gases in the stem herbaceous plant take place through the stomata by diffusion। देखिए, मैंने बताया कि स्टेम के थ्रू ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पास स्टोमेटा होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्टोमेटा होता है, उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, रेस्पायरेटरी करते हैं, ठीक है, रेस्पायर करते हैं थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूज़न के थ्रू ये भी क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू पूरा रेस्पायर करते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ होते हैं वुडी स्टेम्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वुडी स्टेम, ठीक है। कुछ वुडी स्टेम होते हैं। द बार्क हैव लेंटिकल्स, उनके पास लेंटिकल्स होता है, ठीक है, लेंटिकल्स होता है, स्ट्रक्चर डायग्राम अभी दिखाएंगे, ठीक है। लेंटिकल्स होते हैं और क्या करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेंटिकल्स की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन लीव्स के द्वारा रेस्पायर कैसे करते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, ऐसे ऐसे लीव्स होती हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ऐसे लीव्स होती हैं, ठीक है। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमने, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम अगर देखना चाहें तो उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। टीनी पोर्स होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, देखिए लिखा ना कि द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। सबको स्टोमेटा पता चल गया कि प्लांट्स में जो लीव्स है टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा।
ठीक है। पोर्स में जानते हैं छोटे छोटे छिद्र जिसे होल कहते हैं, होल नहीं कहेंगे, छिद्र मतलब एक पोर्स, होल तो काफ़ी दिखाई देगा हमें, ठीक है। पोर्स छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लीव्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। चलिए देखिए, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, एक्सचेंज होता है इन द लीव्स, लीव्स में, ठीक है। एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है स्टोमेटा के थ्रू, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अभी हम आपको दिखाते हैं डायग्राम, देखिए नीचे समझ में आ जाएगा आपको सारी स्टोरी क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे कि स्टोमेटा क्लोज, यहाँ पे लिखा है स्टोमेटा ओपन, ओके। चलिए ये देखिए गार्ड सेल है, क्या दिख रहा है आप लोग को, गार्ड सेल, और दिख रहा है ना आपको इस, और यहाँ पे गार्ड सेल, ये गार्ड सेल्स हैं आपको, ठीक है। टर्निज सेल है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, टर्निज सेल है, ठीक है। और इस समय क्या देखिए, तो होता क्या है कि क्लोज का मतलब, और ये ओपन का, इसी के थ्रू क्या होते हैं, ये पोर्स जो होते हैं ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इस तरीके से अब आप अपने कॉपी पे इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स बताया, उसकी कंडीशन मैंने, रिएक्शन बताया, ठीक है। डिफरेंस मैंने बताया, ब्रीथिंग क्या होता है बता दिया मैंने आपको, रेस्पिरेटरी प्लांट में कैसा होता है वो मैंने बताया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बताने जा रहा हूँ। और भी मैं वीडियो और लेक्चर और आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने एनिमेशन के साथ पूरा आपको दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। हर एक चैप्टर का एक एक चैप्टर वाइज में नोट सॉल्व कराया जाएगा आपको 50 क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ताकि जब ये नोट्स आपको क्लियरली पता रहेंगे तो आप वहाँ पे आंसर करने के सुटेबल होंगे, ओके। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, द ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन के पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फर्स्ट नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, दिख रहे होंगे। फर्स्ट नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज, फेरेक्स, लेरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स, दिख रहा है सबको। इनके बारे में एक एक तरीके, एक एक लोगों के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए नाम, कि ह्यूमन के पास क्या होते हैं, वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है नॉस्ट्रिल, फर्स्ट क्या है, नॉस्ट्रिल। चलिए बात करते हैं नॉस्ट्रिल के बारे में, नॉस्ट्रिल क्या होते हैं, चलिए देखिए। नॉस्ट्रिल, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगेन फ्रॉम द नोज हैव 2 होल्स इन इट आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल। आपके सभी, आपके पास नोज में देखे होंगे आपको 2 होल्स होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। वहीं से हमारा रेस्पिरेटरी वहीं से स्टार्ट होता है, लिखा ना, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन फ्रॉम द नोज, नाक से ही हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक जो है वहीं से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस लेने की प्रोसेस एक तरीके से हम कहें वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नोज हैव 2 होल्स, नाक में 2 होल होते हैं, सबको पता है। उसी से हम क्या कहते हैं, जो 2 होल होते हैं वही नॉस्ट्रिल कहे जाते हैं, और वहीं से ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए अच्छी तरीके से, मैं दिखा दूँ। नॉस्ट्रिल देखिए दिख रहा होगा सबको अच्छी तरीके से, ये तो माउथ कैविटी दिखाया था पिछले वाले डायग्राम में, ठीक है। नेसल पैसेज दिख रहा है, नेसल कैविटी जिसे कहते हैं, ठीक है, दिख रहा है नेसल पैसेज। अब देखिए फिर फेरेक्स, लेरेक्स। अब मैं आपको पहले नेसल कैविटी के बारे में बताता हूँ। चलिए नेसल पैसेज के बारे में देखिए, नसल पैसेज क्या होता है, देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद या पीछे कहते हैं तो नेसल पैसेज होता है, ठीक है। एक पैसेज है, ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद बिहाइंड पीछे जो भी, ठीक है, एक नेसल पैसेज उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नेसल पैसेज। द नेसल पैसेज इज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस, ठीक है। नेसल पैसेज में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है। व्हेन एयर पास थ्रू द नेसल पैसेज, जब नेसल पैसेज के थ्रू एयर पास होते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल और इम्प्यूरिटी उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो उस नसल में जो हेयर्स होते हैं वो उसे क्या करते हैं, उसे रोक देते हैं वहीं पे। सो क्लीन एयर गोज इनटू द लंग्स, तब हमारे नाक वहाँ से एक तरीके फिल्टर करने का काम करते हैं वो जो हेयर होते हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल को वो रोक देते हैं, और उसके बाद जो प्योर एयर होता है वही हमारे लंग्स तक पहुँचता है। नहीं तो फिर क्या होता, बहुत प्रॉब्लम होती है अगर डस्ट पार्टिकल ही हमारे जाने लगते हैं वहाँ तक, तो वही हेयर जो है फ़िल्टर करने का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया नॉस्ट्रिल बनाया था आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेसल पैसेज, ये रहा, ठीक है, देख सकते हैं अच्छी तरीके से आप, ये देखें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए अब हम बात करते हैं फेरेक्स और लेरेक्स की। फेरेक्स एंड लेरेक्स, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ
एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरेक्स। देखिए जो पार्ट थ्रोट लिखा है ना, द पार्ट ऑफ थ्रोट, गले का वो पार्ट, ठीक है, जो माउथ और विंड पाइप की दिखा है, बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, माउथ एंड विंड पाइप के बीच, उसे हम क्या कहते हैं, फेरेक्स कहते हैं। आप ऊपर डायग्राम में देखिए समझ में आ जाएगा। ये रहा, आप देखिए माउथ है, ठीक है, ये फेरेक्स है आपका, और ये है, ठीक है, विंड पाइप एक तरीके से, ठीक है, विंड पाइप आप समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे विंड पाइप ही जा रहा है, ये विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप है, विंड पाइप, और ये आपका नोस्ट्रिल, इनके बीच का जो ये पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, फेरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेक्स, यानी कि किस नोस्ट्रिल और विंड पाइप के बीच का ये जो पार्ट है इन्हें हम कहेंगे फेरेक्स। फेरेक्स क्या कहेंगे, फेरेक्स। द लिख सकते हैं डिफिनेशन आप यहाँ पे, द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरेक्स। फेरेक्स ओपन इनटू लेरेंक्स, फेरेक्स यहाँ पे ओपन होते हैं, लेरेंक्स में ओपन होते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे फेरेक्स था, ये ओपन होते हैं लेरेंक्स में। कहाँ पे ओपन, देखिए ये हमारा फेरेंक्स, ये आया यहाँ पे, और ये लेरेंक्स है, तो यहाँ पे ये ओपन होते हैं। कहाँ पे ओपन होते हैं, लेरेंक्स में, ये लेरेंक्स पे ये ओपन हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। किसकी बात करते हैं, ट्रैकिया। द ट्रैकिया इज अ ट्यूब लाइक मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रैकिया जो होते हैं एक ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, और एक कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जिसमें एक तरीके से ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, ट्यूब, और उसमें रिंग छल्ले जैसे ऐसे होंगे, ठीक है, उससे ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस तरीके का ट्यूब होगा, उसमें कार्टिलेजिनस रिंग, ऐसे ऐसे रिंग्स होते हैं, ठीक है, जिससे उसको क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और ये लगभग लिखा है ना, इट इज़ द अबाउट ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। बिकॉज ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग इट डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, अगर वहाँ पे एयर नहीं होता है तो कोलैप्स नहीं होती हैं, अगर नहीं होती तो कोलैप्स होने का, ठीक है, डर रहता है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वो उनको एक तरीके से हम कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए ट्रैकिया सबको समझ में आएगा। ट्रैकिया जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कार्टिलेजिनस रिंग होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और मैंने बताया कि जब ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर जो रिंग होते हैं, ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर क्या होते हैं, कोलैप्स होने का डर रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए ट्रैकिया यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये रहा ट्रैकिया, अब देख सकते हैं ये रहा रिंग जैसा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके कुछ बना हुआ है ना, ठीक है, यही कार्टिलेजिनस, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ट्रैकिया के बारे में। हम अब ब्रॉन्ची के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ब्रॉन्ची। द ट्रैकिया रन्स, देखिए नेक्स्ट है ब्रॉन्ची, ठीक है। ब्रॉन्ची क्या होता है, लिखा है ना, द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची। चलिए देखिए यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको डायग्राम में, ठीक है, ब्रॉन्ची क्या होता है। यहाँ देखिए ये ट्रैकिया की ट्यूब है, और ये दो पार्ट में, ये देखिए दो ट्यूब में ये डिवाइड हो जा रही है, देख रहे हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इसी को हम ब्रॉन्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉन्ची, आप लोग, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो ट्रैकिया की ये जो ट्यूब है, विंड पाइप, जो ये दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ची कहते हैं। फिर से आप डिफिनेशन भी यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, द ट्रैकिया रन डाउन द नेक and divided into 2 smaller tubes called bronchi. The bronchi are connected to the lungs. जो ब्रॉन्ची होते हैं किससे कनेक्ट हो जाते हैं, लंग्स से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब लंग्स के बारे में हम जान लेते हैं, लंग्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है ना, लंग्स, 2 ब्रॉन्ची आर कनेक्टेड टू लंग्स। जो दो ब्रॉन्ची हों किससे कनेक्ट होते हैं, लंग्स से कनेक्टेड हो जाते हैं। दिखाते हैं, हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए दिख रहा होगा आप सबको, ये एक ब्रॉन्ची देखिए, ये और एक ये लंग्स से क्या हो रहे हैं, अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट हो जा रहे हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं लंग्स, ठीक है। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और थ्रोनिक कैविटी। लंग्स लोकेशन एक तरीके से बताएंगे, थ्रोनिक कैविटी, द लंग्स इन लाई इन द चेस्ट कैविटी और थ्रोनिक कैविटी। द लंग्स आर कवर्ड बाय द 2 थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, ठीक है। लंग्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं 2 थिन मेम्ब्रेन से, ठीक है। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लंग्स जो होते हैं 2 थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, प्लूरा बताएंगे। क्या बताएंगे, प्लूरा। प्लूरा किसे कहते हैं, कि जो लंग्स होते हैं 2 पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं प्लूरा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ब्रॉन्चेस डिवाइड इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्चियोल। देखिए जितने ब्रॉन्चेस हैं
वो डिवाइड इनटू द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर, ठीक है, और लंग्स में जाकर वो डिवाइड हो जाते हैं और एक लार्ज नंबर में छोटे छोटे ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। जितने ये ब्रांचेस होते हैं वो लंग्स में जाने के बाद एक लार्ज नंबर में क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ब्रांचियोल कहते हैं। व्हाट इज ब्रांचियोल? ब्रांच, ठीक है, ये जो होते हैं लंग्स में जाने के बाद जो ब्रांचेस जो होती हैं लंग्स में जाने के बाद एक लार्ज नंबर में छोटे छोटे ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स लिखा ना, टू फॉर्म लिखा है यहाँ पे, डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम में दिखाते हैं आपको, ये रहा देखिए, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। चल नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट ब्रांचियल हैव टीनी एयर सैक एट द देयर एंड कॉल्ड एल्वोली। चलिए एल्वोली क्या होता है, ये जो स्मॉलेस्ट ब्रांचियल होता है, ठीक है, हैव टीनी एयर सैक्स एट देयर एंड, उनके एंड पे एक बहुत टीनी मतलब समझ, टाइनी में बहुत छोटी, ठीक है, एंड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वोली कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट ब्रांचियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वोली कहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्रांचियोल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एल्वोली कहेंगे, ठीक है। और ये रिस्पायरेटरी ब्रांचियोल है, ये देखिए रिस्पायरेटरी ब्रांचियोल है, ये हमारा ब्रांचियोल है, ठीक। और ये कैपिलरी नेटवर्क आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब एल्वोली लिखा है ना, एल्वोली इज द प्लेस वेयर द गैसेस एक्सचेंज। एल्वोली का फंक्शन क्या है, एल्वोली का फंक्शन यही है कि जहाँ पे वो, एल्वोली का वर्क है ये कि वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहीं पे एल्वोली में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और डिफिनीशन आप लोग को यहाँ से पता चल गया होगा, अब तक डिफिनीशन तो आप लोग जान गए होंगे, ठीक है, कि द स्मॉलेस्ट ब्रांचियल हैव टीनी एयर सैक एट द एंड इज कॉल्ड एल्वोली, ओके। और डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, आप लोग इसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पूरा एल्वोली यहाँ पे दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डायफ्राम की, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, व्हाट इज डायफ्राम? द थोरैक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमेन एंड मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है। द थोरैक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमेन बाय मस्कुलर डायफ्राम। देखिए मस्कुलर डायफ्राम के द्वारा वो क्या होता है, सेपरेट। अभी देखिए यहाँ पे नीचे अच्छी तरीके से बना हुआ है, जब हम पढ़ाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग उसमें हम बताते हैं आपको। देखिए मैकेनिज्म, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उस वो चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म की बातें कर रहे हैं। चलिए देर आर टू स्टेप ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के कितने स्टेप होते हैं, दो। फर्स्ट ब्रीथ इन, दूसरा ब्रीथ आउट। हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस अंदर लेते हैं, फिर सांस बाहर करते हैं। ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग इन को इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग जब इन करते हैं बॉडी के अंदर हमारे ब्रीथ सांस जब लेते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। और ब्रीथिंग आउट जब होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। चलिए इंस्पायरेशन का मतलब आप सबको समझ में अब तक आ गया होगा, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग इन। चलिए व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, ठीक है, जब हम एयर में क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तब क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम्स फ्लैट। अब सांस लीजिए, इस समय सभी लोग सांस लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। जब आपने सांस लिया तो एयर आपके अंदर गया और ये जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है एक तरीके से, फ्लैट। अभी देखिए नीचे डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ये रहा देखिए, ये सांस अंदर बॉडी के अंदर जब जा रही है ये देख रहे हैं फ्लैट हो रही है, ये देखिए क्या हो रही है, फ्लैट। डायफ्राम जो हो रही है क्या हो रही है, फ्लैट। और ये इनके अंदर ठीक है, रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड लिखा ना अपवर्ड, रिब्स जो होती है, जो भी रिब्स होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थ्रोनिक, ठीक है, वॉल्यूम जो होगी थोरैसिक का वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रिब्स मूव। अब देखिए जब डायफ्राम कॉन्टैक्ट एंड फ्लैट, जब जब डायफ्राम जो होते हैं कॉन्टैक्ट और फ्लैट हो जाते हैं तब क्या होता है कि रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब्स हमारी होती हैं तो सांस अंदर लेंगे, ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे तो आपकी जो रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड होंगी, ठीक है, अपवर्ड की तरफ आएंगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक, ठीक है, कैविटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी भी क्या होते हैं, इंक्रीज करेंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में, ये रहा देखिए, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये भी क्या होंगे, ये भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर क्या होता है, एयर प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज, और लंग्स में जो एयर प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स में जो एयर प्रेशर होगा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। देन एयर फॉर्म आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स, और फिर वो क्या होगा, लंग्स के थ्रू एयर जो होगा बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन सभी को लर्न होना चाहिए। व्हेन वी ब्रीथ एयर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट, when we breathe in air diaphragm contract and flat, ribs moves upward and, ठीक है, outward, ओके। यहाँ तक करने के बाद आप बोलेंगे
कि फिर क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, फिर एयर प्रेशर जो होता है लंग्स में डिक्रीज हो जाएंगे, फिर एयर फ्रॉम आउटसाइड रश इनटू द लंग्स, फिर क्या होता है लंग्स से एयर जो होते हैं बाहर की तरफ। ये डायग्राम उसका, ठीक है, ये आप बना लेंगे डायग्राम, ठीक। ये डायग्राम आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे उसमें इनहेलेशन में, मीन्स इंस्पायरेशन में। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, चलिए एक्सपायरेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, व्हेन वी ब्रीथ इन आउट इन एयर, अब हम ब्रीथ इन नहीं करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे तो इंस्पायरेशन, ब्रीथ इन करेंगे तो इंस्पायरेशन, ब्रीथ आउट करेंगे तो एक्सपायरेशन। when we breathe out in air, diaphragm relax and becomes dome shape, इस तरीके का कुछ बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके का आपका, ठीक है, बनने जाएगा, ठीक है, देखिए बन गया ना डोम शेप। उसमें क्या होता था, ऐसे फ्लैट होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब ब्रीथ आउट आप करेंगे तो देखिए इस तरीके का बन रहा है ना डोम शेप में, ठीक है, और इसमें क्या होता था, फ्लैट बनता था। चलिए अब देखिए क्या होता है, द रिब केज मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, और रिब केज जो होंगी वो अंदर की तरफ जाएंगी। उसमें क्या होता था कि बाहर की तरफ आती थी और इसमें अंदर की तरफ जाएंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रही हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें सब अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, लेकिन इसमें क्या होती थी, बाहर की तरफ जाती थी, इसमें बाहर की तरफ जाती थी, लेकिन इसमें अंदर की तरफ। दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज, उसका अपोजिट है यहाँ पर, वो उसी का अपोजिट होता है। इंस्पायरेशन जिसको आ गया उसको समझ लीजिए एक्सपायरेशन भी आ जाएगा, उसी का सेम अपोजिट है एकदम, ठीक है। उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये एयर प्रेशर इन लंग्स इंक्रीज, अब यहाँ पे एयर प्रेशर जो का वो इंक्रीज कर जाएगा, बट इनहेलेशन में क्या होता था, डिक्रीज होता था। पुश द एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द ट्रैकिया नोस्ट्रिल आउट, ठीक है। फिर क्या होगा कि फिर क्या होता है कि पुश द एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के द्वारा एयर को पुश कर दिया जाएगा, ट्रैकिया और नॉस्ट्रिल बॉडी से वो कहाँ चला जाएगा, आउट चला जाएगा, बाहर चला जाता है, ठीक है। आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। ओके, थैंक यू। इस चैप्टर में ये पूरा कंप्लीटली मैंने रेस्पायरेशन आपको बता दिया, जितनी रेस्पायरेशन की सारी बातें थी मैंने सब आपको बता दिया। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको इसमें नहीं समझ में आया, कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक ये एक चीज़ नहीं बताया आपने। फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको एक नया वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए, थैंक यू।